क्या होता है जब एक योद्धा अपने गुरु की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प लेता है? क्या होता है जब एक आदमी सिंह बनकर मुगल सल्तनत को हिला देता है? क्या होता है जब एक सिख योद्धा इतिहास में सबसे क्रूर शासकों से टकरा जाता है? यह कहानी है उस वीर महान योद्धा की जिसने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध बिगुल फूंका। यह कहानी है उस सूरवीर की जिसने न केवल अपनी कौम को बढ़ाया बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान सिंह योद्धा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान सिंह योद्धा राजा बंदा सिंह बहादुर की। एक ऐसा योद्धा जिसने अत्याचार की जंजीरों को तोड़ा, एक ऐसा नेता जिसने किसानों को हक दिलाया और एक ऐसा शेर जिसने मुगल सत्ता की नींव हिला दी। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं उस वीर बंदा सिंह बहादुर की कहानी जिसने अपने साहस, त्याग और बलिदान से इतिहास में अपना नाम अमर करा लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास टॉक, जहां इतिहास बोलता है और कहानियां जीवंत हो जाती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए वो अनसुनी कहानियां जो आपका गर्व बढ़ा देंगी। बंदा सिंह बहादुर एक सिख योद्धा और खालसा सेना के जनरल थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक तपस्वी बनने के लिए घर छोड़ दिया था और उन्हें माधो दास बैरागी नाम दिया गया। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की थी। सन 1717 में गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम से मिलने का निमंत्रण स्वीकार किया था। उन्होंने 1708 में बंदा सिंह बहादुर से मुलाकात करी थी। बंदा गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए और उन्हें एक नया नाम दिया गया, गुरबख्श सिंह। बपतिस्मा समारोह के बाद वह लोकप्रिय रूप से बंदा सिंह बहादुर के रूप में जाने जाते थे। वह खाड़ा सोनीपत आए और एक लड़ाकू सेना इकट्ठा की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उनकी पहली बड़ी कार्रवाई नवंबर 1709 में मुगल प्रांतीय राजधानी सामना को लूटना था। पंजाब में अपना अधिकार और सिख गणराज्य स्थापित करने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भूमि के किसानों को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए। बंदा सिंह को मुगलों ने पकड़ लिया और सन 1715 से 1716 में उन्हें यातना देकर मार डाला गया। बंदा सिंह बहादुर का जन्म लक्ष्मण देव के रूप में 27 अक्टूबर 1617 को राजौरी में एक हिंदू परिवार में किसान रामदेव के घर हुआ था। स्रोत उनके पिता को भारद्वाज वंश के राजपूत या डोगरा राजपूत के रूप में वर्णित करते हैं। बंदा सिंह का परिवार काफी गरीब था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सिवाय इसके कि बंदा सिंह एक शिकार और निशानेबाजी के शौकीन थे और उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी की कलाएं सीख ली। बंदा सिंह के कहानी के अनुसार वह एक बार 15 साल की उम्र में शिकार कर रहे थे। मरती हुई हिरनी को देखकर बंदा सिंह दुखी हो गए। उन्हें तब और भी गहरा दुख हुआ जब इस घटना ने उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचाया और बंदा सिंह ने सांसारिक मामलों को त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। वह जानकी प्रसाद नामक एक साथी तपस्वी के रूप में आए। प्रसाद ने बंदा सिंह का नाम बदल दिया, जो उस समय लक्ष्मण देव था। माधो दास ने बदल दिया। बंदा सिंह ने अपना खुद का डेरा स्थापित किया और कुछ लोगों का अनुसरण किया। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह बंदा सिंह के मठ में गए। उस समय माधो दास थे। गुरु गोविंद सिंह बंदा सिंह की गद्दी पर बैठ गए, जहां बंदा संत के रूप में बैठते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने वहां बकरियों को भी मारा था। जो कुछ हुआ उसे सुनकर बंदा सिंह क्रोध से भर गया। बंदा सिंह ने गुरु के बैठे कुर्सी को पलटने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्रोध से भरकर बंदा सिंह गुरु के पास गया। गुरु को देखते ही बंदा सिंह क्रोध से पिघल गया। गुरु से बातचीत के बाद बंदा सिंह ने धर्म परिवर्तन किया और अमृत पीकर खालसा बन गए। माधो दास को गुरु ने बंदा सिंह नाम दिया। बंदा सिंह को गुरबानी और सिख इतिहास की शिक्षा दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह से कहा, जब अत्याचार लोगों पर हावी हो जाता है तो अधिक संवेदनशील लोगों का कर्तव्य है कि वे इसके खिलाफ लड़ें और संघर्ष में अपनी जान भी दें। बंदा सिंह ऐसा करना चाहते थे। बंदा सिंह अत्याचारियों को दंडित करने और आम लोगों को बचाने की गुरु गोविंद सिंह की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इसके तुरंत बाद गुरु गोविंद सिंह को वजीर खान और संभवतः बहादुर शाह प्रथम द्वारा भेजे गए 2 पठानों ने चाकू मार दिया। कहा जाता है कि इससे बंदा सिंह गुस्से में आ गए। बंदा सिंह ने गुरु से पंजाब भेजने की विनती की ताकि वह सिखों पर किए गए अपराधों का बदला ले सके और अत्याचारों को दंडित कर सके। सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह को बहादुर की उपाधि दी
और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा राजनीतिक और सैन्य अधिकार दिया। बंदा सिंह को गलत काम करने वालों को दंडित करने और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की हत्या का बदला लेने का कर्तव्य दिया गया था। उन्हें एक नगाड़ा, निशान साहिब और गुरु गोबिंद सिंह के 5 तीर दिए गए। उन्हें उनकी सहायता के लिए पंज प्यारे राम सिंह, विनोद सिंह, कहन सिंह, बाज सिंह और दया सिंह भी दिए गए। गुरु ने उन्हें कहा कि वे ईमानदार और दिल से शुद्ध रहें, किसी दूसरे की पत्नी को ना छुएं, खुद को खालसा और गुरु का सेवक समझें, अरदास के बाद सभी कार्य करें और पंच प्यारे की सलाह लें, खुद को गुरु ना कहें और अपना कोई संप्रदाय ना बनाएं, जीत से अहंकार ना करें और हार से दुखी ना हो। बंदा सिंह को गुरु गोबिंद की ओर से हुक्मनामा दिया गया था, जिसमें सभी सिखों से मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके युद्ध में शामिल होने के लिए कहा गया था। उन्हें खालसा के जत्थेदार का पद दिया गया था। इस प्रकार बंदा सिंह को 300 घुड़सवारों के एक समूह के साथ पंजाब भेजा गया, जो उनके पीछे 8 किलोमीटर तक चला था। पंजाब की यात्रा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। बंदा सिंह ने अपनी यात्रा के अधिकांश समय भेष बदलकर यात्रा की थी और महाराष्ट्र और राजपूताना में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण किया। बंदा सिंह ने प्रतिदिन 16 किलोमीटर की यात्रा की। पंजाब पहुंचने में उन्हें 1 साल लग गया था। बंदा सिंह जल्द ही आधुनिक हरियाणा पहुंच गए और जल्द ही स्थानीय लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। बंदा सिंह बागर क्षेत्र की ओर बढ़े और स्थानीय डकैतों और लुटेरों को वश में करने में सफल रहे। उन्होंने चोरों से जो कुछ भी पकड़ा उसे गरीबों में बांट दिया। इस घटना से बंदा सिंह को ख्याति मिली। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक रूप से उनका दुपट्टा लहराकर सम्मान किया। बंदा सिंह स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन हासिल करने में सक्षम थे और उन्होंने लोगों को खालसा में दीक्षित किया। इसके बाद बंदा सिंह शहरी और खंडा गांवों की ओर बढ़े। इन्हीं गांवों में बंदा सिंह ने पंजाब के मांझा, दोआबा और मालवा के क्षेत्र को सिख समुदायों को मुगल अधिकारियों के खिलाफ उनके अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजे थे। इन पत्रों के परिणाम स्वरूप बंदा सिंह को पंजाब के सिख समुदायों से समर्थन मिलना शुरू हो गया। बंदा सिंह के साथ फतेह सिंह, करम सिंह और धर्म सिंह भी शामिल हो गए। तिलोक सिंह और राम सिंह फुल्किया ने बंदा सिंह को सैनिक और वित्तीय सहायता प्रदान की। अली सिंह और माली सिंह, जो पहले वजीर खान की सेवा में थे, वे भी बंदा सिंह से जुड़ गए। बंदा सिंह ने 500 सैनिकों के दल के साथ शाही राजधानी दिल्ली के पास से सोनीपत पर हमले का नेतृत्व किया। सोनीपत के फौजदार को सिखों ने हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर पर कब्जा कर लिया गया। बंदा सिंह ने शाही खजाने और अमीरों को लूट लिया। उसने धन को अपने लोगों में बांट दिया। दिल्ली के इतने करीब सोनीपत पर विजय मुगलों के लिए एक खुली चुनौती थी। अगली बार बंदा सिंह ने समाना पर अपनी नजरें गड़ा दी। रास्ते में बंदा सिंह ने कैथल के पास मुगल टुकड़ी पर हमले का नेतृत्व किया, जो शाही खजाना लेकर दिल्ली जा रही थी। बंदा सिंह मुगल अधिकारियों से खजाना लेने में सफल रहा। कैथल का अमीर इससे क्रोधित हुआ और उसने सिखों पर हमले करने का नेतृत्व लिया। बंदा सिंह और सिखों ने एक कठिन युद्ध लड़ा। बंदा सिंह ने एक योजना बनाई जिसमें सिख सेना कांटों से भरे जंगल में भाग गई और मुगल घुड़सवार सेना को अपने घोड़े छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर सिख जंगल से बाहर निकले और घोड़े ले गए। युद्ध में मुगलों का वध कर दिया गया और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। आमिल को बंदा सिंह ने पकड़ लिया, लेकिन इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह सिखों को घोड़े रखने देगा। लूटी गई चीजों को बंदा सिंह के अनुयायियों में बांट दिया गया। बंदा सिंह ने मलेरकोटला और रोपड़ में फंसे मांझा और दोआबा के सिखों को आजाद कराने के लिए किरतपुर की ओर पूर्व की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में बंदा सिंह ने घुरमन और ठस्का पर विजय प्राप्त की। घुरमन ने मामूली प्रतिरोध किया, जबकि ठस्का ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। बंदा सिंह ने फिर कुंजपारा पर आगे बढ़े, जो वजीर खान का पैतृक गांव था। वजीर खान की सेना और तोपखाना वहां तैनात थे, लेकिन सिखों ने उन्हें हरा दिया। बंदा सिंह ने अगले हमला शाहबाद पर किया, जो बलात्कार करने के लिए जाने वाले मुसलमानों का निवास था। उन्हें बंदा सिंह और सिख सेना ने नष्ट कर दिया। बंदा सिंह ने दमाला को भी तबाह कर दिया, जो पठानों का घर था, जिन्होंने भंगानी की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह को छोड़ दिया था। शहर को लूट लिया गया और फौजदार को जनता पर उसके अत्याचार और उत्पीड़न के लिए दंडित किया गया। बंदा सिंह ने कपूर के जमींदार कदम उद्दीन, उसके कथित अनैतिक जीवन और हिंदुओं और सिखों के उत्पीड़न के बारे में सुना। उसने हिंदू विवाह में दखल दिया, युवा दुल्हनों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया। बंदा सिंह तुरंत कपूरी पर हमला किया और कदमुद्दीन को मार डाला
और उसके किले पर कब्जा कर लिया गया और इस जीत से लूट और युद्ध सामग्री पर भी बड़ी मात्रा में कब्जा हुआ। बंदा सिंह की अगली नज़र सधौरा पर पड़ी। सधौरा पर उस्मान खान का शासन था, जिसने भगनानी की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह की मदद करने के लिए मुस्लिम संत सैयद पीर बुद्ध शाह को प्रताड़ित किया और मार डाला। उस्मान खान ने हिंदुओं के खिलाफ भी अत्याचार किए, जहां गायों को उनके घरों के सामने काटा जाता था और हिंदुओं और सिखों को अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने और अपने धार्मिक कार्यक्रम करने से मना किया जाता था। इन सब की वजह से सधौरा बंदा सिंह का निशाना बना। जैसे ही बंदा सिंह सधौरा पर आगे बढ़ा, स्थानीय लोग और किसान विद्रोह में उनके साथ शामिल हो गए। गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। सैयद और शेख मारे गए, उस्मान खान को फांसी पर लटका दिया गया और सधौरा पर कब्जा कर लिया गया। वजीर खान को पता चला था कि माझा से सिख बंदा सिंह से मिलने के लिए कीरतपुर साहिब में इकट्ठा हुए थे। जब सिख रोपड़ पहुंचे तो शेर मोहम्मद खान, निजर खान, नस्तर खान और वली मोहम्मद खान के साथ सिखों के मार्ग को अवरुद्ध करने और उन्हें युद्ध की पेशकश करने के लिए वहां थे। मुगलों के पास बेहतर हथियार और बेहतर संख्या में घुड़सवार थे, जबकि सिखों के पास अपर्याप्त हथियारों के साथ एक छोटी सी सेना थी। दोनों पक्षों के बीच खूनी युद्ध हुआ। जब वे लड़ रहे थे, एक बुरी धूल भरी आंधी आई, जिसने दोनों दलों को रात के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन सिखों की एक नई टुकड़ी शेष सिखों को सुदृढ़ करने के लिए पहुंची। तुरंत एक गोली खिजर खान के सिर में लगी, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अपने अधिकांश नेताओं के मारे जाने के बाद शेष बल सरहिंद वापस लौट गया। रोपड़ में सिख बल ने बाद में सरहिंद पर हमले की तैयारी के लिए बंदा सिंह बहादुर के साथ समूह बनाया। सिख मुगल उत्पीड़न और गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे बच्चों की फांसी का बदला लेने के लिए सरहिंद शहर के गवर्नर वजीर खान और दीवान सुच्चानंद के धर्मयुद्ध छेड़ने की योजना बना रहे थे। यह बंदा सिंह का मुख्य लक्ष्य था। युद्ध शुरू होने से पहले वजीर खान और सुच्चानंद ने सिखों को धोखा देने की साजिश में बाद के भतीजे को 1000 लोगों के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास भेजा, ताकि झूठा दावा किया जा सके कि उसने मुगलों को छोड़ दिया है और उनके कारण सिखों में शामिल हो गया है। वजीर खान के पास एक बड़ी अच्छी तरह से सशस्त्र सेना थी, जिसमें कई तोपखाने, मस्कटियर और हाथी के साथ साथ गाजी भी शामिल थे। खान की सेना 20,000 से बड़ी थी। दूसरी ओर बंदा सिंह की सेना लंबे भालों, तीरों, तलवारों, तोपखानों, हाथियों और अपर्याप्त मात्रा में घोड़ों से सुसज्जित थी। गंदा सिंह के अनुसार बंदा की सेना में 3 प्रकार के लोग शामिल थे, जहां पहला वर्ग अपने देश और धर्म के दुश्मनों के खिलाफ धर्मयुद्ध करने के लिए समर्पित सिख थे। दूसरा, कुल परिवार के सरदारों द्वारा भेजे गए वेतनभोगी भर्ती सैनिक थे, जो बंदा सिंह के कारण सहानुभूति रखते थे। तीसरे अनियमित थे, जो पेशेवर लुटेरे और डाकू थे, जो शहर को लूटने के लिए अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। वे सबसे अविश्वसनीय सहयोगी भी थे, क्योंकि हार के संकेत के डर से वे भाग जाएंगे। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि बंदा सिंह की सेना में 3 समूह शामिल थे। तीसरे हिंदू जाट, गुजर और राजपूत थे, जो केवल लूटपाट पर आमादा थे। 12 मई 1710 को चप्परचिड़ी में दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। मुगल सेना द्वारा तोपखाने की गोलीबारी के बाद बंदा सेना का तीसरा वर्ग, जिसमें डाकू और अनियमित सैनिक शामिल थे, भाग गए और इसके तुरंत बाद सुच्चानंद के भतीजे ने अपने 1000 आदमियों के साथ भाग गए। बाज सिंह ने बंदा सिंह को इसकी सूचना दी। बंदा सिंह ने मुगलों के खिलाफ आरोप का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत रूप से युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में प्रवेश किया। इसने सिख सेना को प्रेरित किया, जिन्होंने मुगलों और उनके हाथियों के खिलाफ हमला करते हुए वाहे गुरुजी की फतेह का नारा लगाया। केवल तलवारों से सिखों ने 2 हाथियों को मार डाला। मुगलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वजीर खान ने तीर चलाते हुए अपने आदमियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन बाज सिंह ने उसका सामना किया। वजीर खान ने बाज सिंह पर भाला फेंका। दोनों पुरुषों ने बाज सिंह के साथ द्वंद्व युद्ध किया, जिसमें वजीर खान का घोड़ा घायल हो गया। वजीर खान ने बाज सिंह को तीर से बांह मारा और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। फतेह सिंह ने वजीर खान पर हमला किया और बाज सिंह को मारने से पहले ही वजीर खान का सिर काट दिया। सूरज ग्रंथ और मैकुली के अनुसार वजीर खान को बंदा सिंह ने मार डाला, जिसने उसे गुरु की तीर से मारा था। जैसे ही वजीर खान की मृत्यु हुई, मुगल सेना भाग खड़ी हुई। बाद में वजीर खान के शरीर को एक जानवर से बांध दिया गया और एक पेड़ पर लटकाने से पहले उसे घसीटा गया। पीछे हटते हुए मुगल सेना ने अपने सभी घोड़े, तोपें, तंबू और गोला बारूद पीछे छोड़ दिए, जिन्हें सिखों ने अपने कब्जे में ले लिया। सिखों ने सरहिंद पर हमला करते हुए
सत श्री अकाल के नारे लगाए। सिख रात होते होते सरहिंद पहुंच गए। सिखों को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे और तोपें रख दी गई थी। सिखों ने रात के लिए आराम किया। वजीर खान का परिवार अन्य मुगल अधिकारियों के साथ दिल्ली भाग गया था। 13 तारीख को सरहिंद पर कब्जा करने की कोशिश में 500 सिख मारे गए थे। 14 तारीख तक सिखों ने सरहिंद में प्रवेश कर लिया था। सरहिंद का पूरा प्रांत और उसके 28 परगने बंदा सिंह के नियंत्रण में थे। यह सतलुज से यमुना तक और शिवालिक पहाड़ियों से कुंजपारा, करनाल और कैथल तक फैला हुआ था। इस सब से सालाना 36 लाख रुपए की आय होती थी। उन्होंने बाज सिंह को सरहिंद का नया गवर्नर और सलौदी के अली सिंह को अपना डिप्टी नियुक्त किया और इसके ढाले फतेह सिंह को समाना का गवर्नर और राम सिंह को थानेसार का गवर्नर बनाया गया था। इस समय बंदा सिंह धर्म के रक्षक और शोषितों के चैंपियन के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसगढ़ गांव का विकास किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। फिर उन्होंने इसका नाम बदलकर लोहगढ़ कर दिया, जहां उन्होंने अपनी खुद की टकसाल जारी की। सिक्के में लोहगढ़ का वर्णन इस प्रकार किया गया है: शांति के शहर में ढाला गया, नागरिक जीवन की सुंदरता और धन्य सिंहासन का आभूषण दर्शाता है। उन्होंने पंजाब में आधे साल के लिए एक राज्य की स्थापना की। बंदा सिंह ने सिखों को उत्तर प्रदेश भेजा और सिखों ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अन्य आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। लाहौर के पूर्व में पूरे पंजाब पर सिखों के शासन ने दिल्ली और पंजाब की राजधानी लाहौर के बीच संचार को बाधित कर दिया और इससे चिंतित मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने राजपूताना में विद्रोहियों को दबाने की अपनी योजना छोड़ दी और पंजाब की ओर कूच कर दिया। बंदा सिंह बहादुर को हराने और मारने के लिए पूरी शाही सेना को संगठित किया गया। सभी जनरलों को सम्राट की सेना में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना के शिविरों में कोई सिख एजेंट ना हो। 29 अगस्त 1710 को सभी हिंदुओं को अपनी दाढ़ी मुंडवाने का आदेश जारी किया गया था। जब मुगल सेना मुनीम खान के आदेश पर सरहिंद की ओर आगे बढ़ी तब बंदा सिंह उत्तर प्रदेश में थे और बंदा सिंह के लौटने से पहले ही वे सरहिंद और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। इसलिए सिख अपनी अंतिम लड़ाई के लिए लोहगढ़ पहुंचे। सिखों ने सेना को हरा दिया, लेकिन अतिरिक्त सेनाओं को बुलाया गया और उन्होंने 60,000 सैनिकों के साथ किले की घेराबंदी कर दी। गुलाब सिंह ने बंदा सिंह के कपड़े पहने और अपने स्थान पर बैठ गए। बंदा सिंह रात में किला छोड़कर पहाड़ियों और चंबा के जंगलों में एक गुप्त स्थान पर चले गए। बंदा सिंह को मारने या पकड़ने में सेना की विफलता से बादशाह बहादुर शाह प्रथम को झटका लगा और 10 दिसंबर 1710 को उन्होंने आदेश दिया कि जहां भी कोई सिख मिले उसे मार दिया जाए। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को फिर से संगठित होने और तुरंत उनके साथ शामिल होने के लिए हुक्मनामा लिखा। सिख किरतपुर साहिब के पास एकत्र हुए और राजा अजमेर चंद को हराया, जो गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ सभी पहाड़ी राज्यों को संगठित करने और उनके साथ लड़ाई भड़काने के लिए जिम्मेदार था। भीमचंद की मृत्यु के बाद अन्य पहाड़ी राजाओं ने उनके अधीन स्थिति को स्वीकार कर लिया और बंदा सिंह को राजस्व का भुगतान किया, जबकि बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे मुगल सम्राट की गद्दी के लिए खुद को ही मार रहे थे। बंदा सिंह बहादुर ने सधौरा और लोहगढ़ पर भी फिर से कब्जा कर लिया। 10वें मुगल सम्राट फारूक सियार ने अब्दुस समद खान को लाहौर प्रांत का सूबेदार और अब्दुस समद खान के बेटे जकारिया खान को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। 1713 में सिखों ने लोहगढ़ और सधौरा को छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर की सुदूर पहाड़ियों में चले गए और जहां उन्होंने डेरा बाबा बंदा सिंह का निर्माण किया। इस दौरान सिखों को विशेष रूप से गुरदासपुर क्षेत्र में मुगलों द्वारा सताया जा रहा था। बंदा सिंह बाहर आया और कालानौर और बटाला पर कब्जा कर, जिसने फारूक सियार को मुगल और हिंदू अधिकारियों और प्रमुख को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लाहौर में अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने का आदेश देने के लिए फटकार लगाई। मार्च 1715 में लाहौर के मुगल गवर्नर अब्दुल समद खान की कमान के तहत सेना बंदा बहादुर और सिख सेना को पंजाब के गुरदासपुर से 6 किलोमीटर पश्चिम में गुरदास नगल गांव में खदेड़ दिया गया और गांव की घेराबंदी कर दी। सिखों ने 8 महीने तक बड़ी कठिनाइयों की परिस्थितियों में छोटे किले की रक्षा की, लेकिन 7 दिसंबर 1715 को मुगलों ने भूख से मर रही सेना में सेंध लगाई और बंदा सिंह और उनके साथियों को पकड़ लिया। बंदा सिंह बहादुर को लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और शेष सिखों को जंजीरों से बांध दिया गया। 780 सिख कैदियों के साथ सिखों को जुलूस के रूप में दिल्ली लाया गया। 2000 सिखों के सिर भालों पर लटका दिए गए और मारे गए सिखों के सिर 700 गाड़ियां आबादी को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल की गईं। उन्हें लाल किले में रखा गया और उन पर अपना धर्म त्यागने और मुसलमान बनने का दबाव डाला गया।
कैदी अविचल रहे। उनके दृढ़ इनकार पर इन धर्मांतरितों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। प्रतिदिन 100 सिख सैनिकों को किले से बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता था। यह लगभग 7 दिनों तक जारी रहा। बंदा को अपने 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को मारने के लिए कहा गया, जिसे उसने करने से इनकार कर दिया। इसलिए अजय सिंह को मार दिया गया, उसका दिल काट दिया गया और बंदा सिंह के मुंह में डाल दिया गया। हालांकि यातना के बावजूद उसका संकल्प नहीं टूटा और इसलिए वह शहीद हो गया। 3 महीने के कारावास के बाद 9 जून 1716 को बंदा की आंख फोड़ दी गई, उसके अंग काट दिए गए, उसकी खाल निकाल दी गई और फिर उसका सिर काट दिया गया। दिल्ली में 1716 के वसंत में मुगलों द्वारा बंदा सिंह बहादुर और उनके 700 अनुयायियों को फांसी दिए जाने की घटना को शहर में आधिकारिक व्यवसाय से आए एक यूरोपीय आगंतुक ने देखा था, जो मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनयिक था। इस यूरोपीय ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के गवर्नर को भेजे एक पत्र में सिखों की फांसी पर अपने विचार दर्ज किए। यह एक पश्चिमी व्यक्ति के नज़रिए से शुरुआती विवरणों में से एक है। तो ये थी कहानी उस महान योद्धा राजा बंदा सिंह बहादुर की, जिसने अपनी वीरता और साहस से न केवल इतिहास रचा बल्कि अत्याचार के अंधकार को चीरकर स्वतंत्रता का प्रकाश फैलाया। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीर योद्धा की गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल इतिहास टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।